हेलो स्टूडेंट्स, मैं लोकेश बादशाह आपका स्वागत करता हूं अपने क्लाइमेटोलॉजी पार्ट सेकंड में, जो कि पढ़ाया जा रहा है एनसीईआरटी लेट्स फील इट पे। मैं लोकेश बादशाह आपको ये चैप्टर पढ़ा मतलब इस क्लाइमेटोलॉजी के बारे में बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, जिससे कि आप नॉर्मल एग्जाम्स या कंपटीशन एग्जाम्स में आराम से इसे क्लेरिफाई कर मतलब क्लियर कर सकेंगे। और साथ ही साथ में एक बेसिक आपका है ना ढांचा बनाते हैं। वो ढांचा आपको है ना यूपीएससी मेंस मतलब मेंस तो नहीं कहता मैं, लेकिन मेंस के लिए आपको स्पेशल कोर्स करना पड़ता है ज्योग्राफी का। बट हाँ, लेकिन अगर जीएस में आप अगर आप है ना यूपीएससी देने की सोचते हैं, यूपीएससी सबसे बड़ा एग्जाम जो कि सिविल सर्विस एग्जाम है, आईएएस आईपीएस का एग्जाम, उस एग्जाम में ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जो बेसिक होता है वो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। क्लाइमेटोलॉजी ज्योग्राफी का एक पार्ट, एक अंश जिसका बेसिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और गारंटी जीएस में है ना ऐसे बेसिक से बाहर है ना बहुत कम ही कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो इस वाले पार्ट्स में, ऐसे पार्ट्स में, ठीक है ना। तो देखो, आप सबको यूपीएससी टफ इसलिए लगता है क्योंकि यूपीएससी है ना, आप ये सोचते हो बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, मतलब कभी खत्म ना होने वाली इसके अंदर मटेरियल्स हैं। दैट इज नॉट अ बिग थिंग, it is a small thing. If we think that it is quite big, then it is quite big. बट आप सबकी मेंटेलिटी ऐसी बन चुकी है कि भाई आईएएस की बात है, कलेक्टर है, कलेक्टर बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। अरे कुछ इतना नहीं पढ़ना पड़ता आपको। जो आपने पढ़ा है ना उसको रिवाइज करना पड़ता है। आप गलती ये करते हो कि एक बुक को, जो एक बुक में लिखा है ना, उसी एक चीज़ को 10 बुक में पढ़ते हो, इसलिए सॉरी इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है टॉपिक। ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएससी आपसे ये नहीं पूछेगा कि है ना, मतलब कि जो तराइन का युद्ध हुआ था, वो तराइन का युद्ध उस जगह पे क्यों हुआ था, तराइन में ही क्यों हुआ था। फिर कि जो युद्ध है ना, ये मतलब मेन जो युद्ध था, अपन देखते हैं जो मेन युद्ध लड़े गए थे कई सारे, उनमें है ना पानीपत का युद्ध सबसे मेन था। तो पानीपत का युद्ध हरियाणा और पंजाब के बीच में ही क्यों लड़ा गया था, पानीपत जगह पर ही क्यों लड़ा गया था, वजह क्या थी। यूपीएससी ये पूछता है ना, कि ये पूछते ना कि ये पूछेगा कि पानीपत फर्स्ट किन किन के बीच में और किस सन में लड़ा गया। ये ऐसे क्वेश्चन पीसीएस में पूछे जाते हैं। बट जो यूपीएससी है वो आपसे आपकी थिंकेबल नॉलेज से पूछता है कि आप क्या सोच सकते हो। और ये ज्योग्राफी जो मैं आपको बताऊंगा, जो समझाऊंगा, जो पढ़ाऊंगा, वो ऐसा ही थिंकेबल नॉलेज के हिसाब से पढ़ाऊंगा। तो आपको सोचना पड़ेगा मेरे मेरे साथ पढ़ते हुए। तो देखिए, थोड़ा सा अपने दिमाग को खोल दीजिए, मेरे कंट्रोल में दीजिए। मैं जो पढ़ाऊंगा उसको ध्यान से देखिए एक बार, और फिर अपने दिमाग में सोचिए, क्या ये हो सकता है, क्या हाँ ये बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसी चीज। अब चलो अपन है ना जल्द से जल्द 2 मिनट का एक रिवीजन लेते हैं कि हमने कल क्या देखा था। हमने देखा था कि क्लाइमेटोलॉजी एक पार्ट है जियोग्राफी का, और जियोग्राफी का ये पार्ट है जो क्लाइमेटोलॉजी है, इसमें है ना एक वर्ड आता है मॉनसून। मॉनसून। अब ये मॉनसून हमने कहाँ से लिया था, ये हमने लिया था अरेबिक वर्ड से। अरेबिक हबीबी वाली जगह से हमने मॉनसून का वर्ड उठाया, और उसको अरेबिक में कहा जाता था मौसिन। मौसिन, है ना, मौसिन। हबीबी कहते थे मौसिन, और हम कहने लगे मानसून। ठीक है, तो हमने ये वर्ड वहां से उठाया। फिर हमने देखा मानसून में है ना, हमारे दिमाग में तो क्वेश्चन आता है यार, मानसून की बात करी तो बादलों की बात हो रही है ना, बादलों का इधर आना इधर से जाना, ये हमारे लिए मानसून होता है। बट बादलों को लेने वाला कौन। अरे भाई, हमको कहीं जाना है तो हम ट्रांसपोर्ट का ही तो यूज़ करते हैं, बस रेल, इन चीज़ों का ही तो यूज़ करते हैं। पैदल पैदल कितनी दूर जा सकोगे। तो बेचारे ये बादल कोई धरती पे घूमते हैं, तो इनको घूमने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। तो वो कुछ ना कुछ होती है हवा, विंड। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे चल के। तो चलो, अब अपन ये भी देख चुके थे कि है ना कौन कौन ऐसे महान शख्स पैदा हुए थे जिन्होंने है ना इसके ऊपर थ्योरीज दी थी। तो थ्योरीज के बारे में फिर से जानते हैं कि क्या क्या थ्योरीज थी। पहली थ्योरीज थी थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेले। दूसरी डायनेमिक थ्योरी ऑफ फ्लोन।
तीसरी जो कि मॉडर्न थ्योरी थी, जेट स्ट्रीम। और हमने ये भी जाना था कि जब पहली थ्योरी है ना, उसके बाद दूसरी थ्योरी लाई जाती है, तो पहली थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ कमियां होती हैं। उस कमी को दूर करने के लिए दूसरी थ्योरी को लाया जाता है। समझे ना? दिमाग में घुसना चाहिए। माइंड में सब कुछ घुसना चाहिए। साथ में आपके माइंड में ऐसा भी होना चाहिए कि आप सोचने लग जाओ, क्योंकि ये वक्त है घोड़े की तरह भागने का, ना कि खच्चे की तरह ऐसे एक एक पैर बढ़ाने का। समझे? आराम से पढ़ो। ये लेक्चर जो अभी मैं दे रहा हूँ ना, इस लेक्चर के साथ साथ आपको समझा रहा हूँ बेसिक। आगे चल के मैं आपको और अच्छे से इसी चैप्टर को, मतलब इसी को, क्लाइमेटोलॉजी को वापस फिर पढ़ाऊंगा कुछ महीनों बाद। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, थोड़ा सा फोकस कीजिए। एटलीस्ट 20% तो अपने अंदर लीजिए। जो मैं बताऊंगा उसका 20% लीजिए बस। ज़्यादा मैं नहीं कहता ना, मेरे को पता है कि है ना, ये ज़्यादा चीज़ें इतनी आसानी से आती भी नहीं है ऐसी चीज़ें। तो चलो अब अपन चलते हैं। पहला हमने कौन सा देखा था? तो पहला हमने उठाया था, पहली थ्योरी के बारे में हमने बात की थी, जिसका नाम था थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेले। हेले बाबा की थ्योरी देखी हमने कि बाबा ने क्या कहा। बाबा बोले, बाबा जड़ी बूटी के बारे में बताएंगे कि बच्चों ये थर्मल है, ये एक जड़ी बूटी है, तो हेले बाबा की सुनो और इस थर्मल जड़ी बूटी का यूज करके दुनिया के अंदर कैसे हवा चलती है, कैसे प्रेशर बढ़ता है, कैसे टेम्परेचर आता है, इसके बारे में जानकारी लीजिए। सही है, बाबा हेले ने कहा था। बाबा हेले का शराब पड़ेगा अगर आपने नहीं समझा तो। शराब। बाबा हेले बोले कि ये थर्मल से आप क्या समझते हैं? थर्मल से आपके दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में आता है थर्मल पावर प्लांट। पानी में जो चलता है, बिजली जो बनाता है, गर्माहट जो पैदा करता है, उसे कहते हैं थर्मल पावर प्लांट। सही है? गर्माहट, हॉट, हॉट। ये थर्मल है ना, हॉट दिखा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? गर्म। थर्मल और इलेक्ट्रिसिटी के बाद ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी गर्म होती है, और इसके अलावा फिर मतलब वो वैसे भी गर्म होता ही है। तो ये दो चीज़ तो गर्म अपन को दिखाई रही है। साथ में जब है ना स्पीड में वो घूमता है नीचे, तो हॉटनेस है ना वहाँ पे पैदा होती है, तो वो बस गर्म का देखा अपन को। अब दो चीज़ हमने देख ली। इस वजह से थर्मल हमको दिखाता है कि ये है ना, थर्मल जो है ये अपन को पूरी तरह से रिलेट करके बोल रहा है कि ये रिलेटेड है टेम्परेचर के। टेम्परेचर का मतलब ही तो होता है गर्म, है ना? सूरज की किरण का हम देखते हैं ना और कहते हैं कि भाई आज कितना टेम्परेचर है, यही तो कहते हैं। आप अपने मोबाइल्स में देखते हो अगर ऐसे कि क्या रेट चल रही है, क्या टेम्परेचर बना हुआ है, तो वो यही तो कहते हो कि आज तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, आज टेम्परेचर बहुत कम है ना? वो गर्म गर्म इफेक्ट को ही तो बताते हो जो सूरज की तरफ से आ रहा है। तो ये बात करता है थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेले कि है ना, जो टेम्परेचर है उससे है ना विंड रिलेटेड होती है। ठीक है? अब देखो, अब अपन नीचे आते हैं। तो थर्मल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा रिवॉल्यूशन, रोटेशन। ठीक है? रिवॉल्यूशन और रोटेशन। तो देखो, रोटेशन तो आप में भी जानते होंगे कि है ना आराम से। ये रोटेशन क्या होता है? रोटेशन, ठीक है, जैसे कि आप ये मानिए ये अर्थ है, ठीक है, इसे मानिए अर्थ है। ये अर्थ इधर से ऐसे घूमेगी ना, इस तरह से घूमेगी ना, ऐसे, है ना? मतलब ऐसे इधर की साइड घूमेगी, ऐसे वेस्ट टू ईस्ट। हाँ या ना? घूमेगी ना ऐसे, एक जगह से दूसरी जगह पर यूं। हाँ या ना? उसे कहते हैं रोटेशन। ऐसे घूम रही है, ऐसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ये हो गया अपना रोटेशन। मतलब ये अर्थ है, ये अर्थ है अपनी, ठीक है?
अब ये अर्थ हमें दिखाती है कि हमारा ये एक्सिस है। व्हाट द मीन ऑफ एक्सिस? एक्सिस इज अ लाइन विच इज जॉइनिंग नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जो जोड़ता है ना, उसे हम एक्सिस कहते हैं। अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो एक्सिस इज द पॉइंट दैट इज जॉइनिंग द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड इट इज इनविजिबल। ठीक है, ये होती है एक्सिस। अभी देखो ये एक्सिस है, एक्सिस हमको दिखाती है कि ये इस तरह से वेस्ट से ईस्ट घूमती है, अर्थ घूमती है ना। जिस वेस्ट से ईस्ट घूमने से हम देखते हैं कि हमारी धरती पे सुबह और रात होती है। ठीक है ना, सुबह और रात होती है ऐसे घूमने की वजह से। ये हमारा हो गया रोटेशन। ठीक है, अब हम सेकंड पे चलते हैं। तो सेकंड अपना है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन तो देखो, रिवॉल्यूशन में हम क्या देखते हैं? रिवॉल्यूशन हमको बताता है कि ये जैसे कि मान के चलिए ये सन है। क्या ये सन? सूरज मामू, ये हमारे सूरज मामू हैं, पीले पीले से गरम आग बबूले सूरज मामू। तो ये सूरज मामू है ना, इनके चारों तरफ एक ग्रेविटी जोन बना हुआ है। वो ग्रेविटी जोन पे हमारी अर्थ घूमती है। अच्छा घूमती है ना, तो उसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। मतलब कि अर्थ धरती माता इस साइड है, फिर ये इस साइड में आएंगी, फिर ये इस साइड भी आएंगी, फिर ये इस साइड भी आएंगी। ये चारों तरफ से फोटोज खिंचाएंगी, मतलब ऐसे फोटोज खिंचाएंगी चारों तरफ से, और समय भी अलग अलग होगा। ऐसे खींचेंगी, क्लिक, फिर अगली सीन में आके क्लिक, फिर अगली सीन में आके क्लिक, फिर इधर की साइड आके क्लिक। मतलब कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले ऐसे खींचेंगी, पहला सामने से क्लिक, पहला सामने से यहाँ से मार्च, पहला फोटो खींचेंगी धरती माता मार्च में। ठीक है, मार्च में फोटो खींच लिया। अब इसके बाद धरती माता घूमेंगी आराम से, चक्कर लगाएंगी ऐसे बढ़िया से। ठीक है, अब ऐसे चक्कर लगा इधर से इधर आ जाएंगी और इधर फोटो खींचेंगे, क्लिक। ठीक है, अब धरती माता ने इधर से चक्कर लगाते लगाते इधर की साइड आकर फोटो खींचा। ये कौन सी साइड हो गई? ये मार्च, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, अब इधर से इधर की साइड से अब वो इधर आएंगी, इधर से इधर आएंगी और इधर आके फिर इधर खींचेंगी, क्लिक। ठीक है, तो मतलब अब ये इधर की साइड से इधर की साइड ऐसे आएंगे धरती माता। और ये कौन सा वक्त होगा? ये होगा सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, अब इधर से मतलब इधर की साइड से अभी इधर की साइड आ जाएंगी और इधर की साइड आके क्लिक, फोटो खींच लेंगी। तो इधर से इधर की साइड आ गए और इधर की साइड आके ये फोटो खींच लिया सितंबर के बाद दिसंबर में। ठीक है, तो बन गया एक पूरा घेरा। और ये घेरा हमको दिखाता है कि है ना, धरती 365 डेज वर्क करती है। मतलब 365 डेज में धरती सूर्य का एक पूरा चक्कर काटती है। ठीक है ना, ईयर को समझ गए। यहाँ से हमने देखा कि ये दिन और रात को दिखाता है रोटेशन हमको, कि दिन कब होगी रात कब होगी। इधर से हमने देखा कि रिवॉल्यूशन हमको दिखाता है कि कितने साल है ना धरती को लगते हैं, मतलब कितने दिन है ना धरती एक सूर्य के एक चक्कर काटती है, एक पूरा चक्कर काटती है सूर्य के। ये हमने देखा इसमें। अब देखो एक बात है जो आपको नहीं बताई गई थी अभी तक, वो है इंक्लिनेशन। इसी पार्ट में है रोटेशन, रिवॉल्यूशन एंड इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से धरती की जो एक्सिस है, ये जो सीधी आपको दिखाई जाती है, सीधी नहीं होती है। अब इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊं, क्योंकि अगर ये सीधी होती तो है ना, देखो हर दिन बराबर होता अगर ये बिल्कुल सीधी होती, सूरज की रोशनी सीधी पड़ती ना, है ना, तो ये हर दिन बराबर होता।
और ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में है ना बर्फ जमती है, बराबर जमती, लेकिन हम देखते हैं कि अंटार्कटिका में ज़्यादा बर्फ जमती है और इधर की साइड कम बर्फ जमती है ना। बस इसी वजह से तो है ये, क्योंकि ये इंक्लिनेशन की प्रोसेस को अपनाते हुए आगे बढ़ती है धरती माँ अपनी। इंक्लिनेशन से धरती की जो एक्सिस है ना वो ऐसे दिखाई देती है, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे, समझे, इस तरह से एक्सिस दिखाई देती है। अब देखो, ध्यान से देखो, अब मार्च की बात करें, मार्च में कहाँ पे दिख रही है आपको ये एक्सिस? ये एक्सिस 0 डिग्री पे आ रही है। कहाँ पे आ रही है? 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर आ रही है ना। और ये 0 डिग्री पर किस दिन आती है? 0 डिग्री पर आती है ये, कब आती है? क्या यार, 0 डिग्री पे आती है ये 21 मार्च को, 21 मार्च को 0 डिग्री पे आती है। ठीक है, अब इसके बाद इधर हम देखें कि है ना मार्च के बाद, अब ये जून में देखेंगे तो जून में देखो ये इधर की साइड हमने कर दी, तो ये अब है ना इधर बनेगी, ये अपनी इक्वेटर, ये अपनी कैंसर और ये अपनी कैप्रिकॉर्न। इधर ये इधर ये कैंसर, इधर इक्वेटर, इधर कैप्रिकॉर्न। ये कैंसर, ये इक्वेटर और ये कैप्रिकॉर्न। इधर ये कैंसर, ये इक्वेटर और ये कैप्रिकॉर्न। ठीक है ना। अब देखो ये कहाँ पे आ रही है? कैंसर पे आ रही है। ठीक है ना, मतलब 23 1/2 डिग्री पर ये लाइन बन रही है। 23 1/2 डिग्री पर सूरज की किरण आ रही है सीधी। और ये सबसे ज़्यादा कब होती है? ये सबसे ज़्यादा होती है 21 जून में। 21 जून को सबसे ज़्यादा गर्म दिन होता है और सबसे बड़ा दिन भी। फिर हम देखते हैं जून के बाद 3 महीने आगे करके सितंबर। तो देखो सितंबर में सूरज की किरण कहाँ पे आ रही है? सीधी इक्वेटर पे बन रही है सूरज की किरण, सीधी इक्वेटर पे। तो ये 21 मार्च तो है ना इक्वल डे और नाइट होता है। इसी तरह 23 नहीं सॉरी 22 सितंबर, 22 सितंबर ये भी है ना बिल्कुल इक्वल डे और नाइट को दिखाता है हमको। 22 सितंबर, एम आई करेक्ट? हाँ मे बी 22 ही होता है शायद से, 22 ही होता है, हाँ 22 ही होता है, 22 सितंबर। अब देखो, अब हम देखते हैं दिसंबर की बात। तो देखो दिसंबर में ये कहाँ पे जा रही है? दिसंबर में ये इधर की साइड आती है, कैप्रिकॉर्न पे आती है ना। तो कैप्रिकॉर्न पे ये आ गई, तो अपने कैंसर पे तो फिर ठंडी ज़्यादा होगी, थोड़ी ठंडी होती है ना दिसंबर में, अपने यहाँ ठंडी ज़्यादा होती है ना सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये नीचे की साइड सन की रेज आती है। और ये किस दिन आती है? ये देखो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री पर आई है इसलिए। और ये कितने पर? ये 23 1/2 डिग्री पर, जो कि 23 दिसंबर को हम देखते हैं। इसलिए हमारे यहाँ इस वक्त इंडिया में सर्दी ज़्यादा होती है, क्योंकि हम कहाँ पे? कैंसर पे, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हैं हम, इसलिए है ना हमें यहाँ पर ठंडी महसूस होती है। लेकिन इस साइड में हम देखें तो हमें गर्मी महसूस होती है, क्योंकि ये है ना सन की रेज सीधी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है ना। तो इस वजह से जब ये सीधी इधर से ऐसे पड़ती है, ऐसे वो हमारे पास पड़ती है सीधी, इसलिए हमें गर्मी होती है। और ये है ना इधर की साइड से नीचे पड़ती है, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, इसलिए यहाँ पे हमें थोड़ा ठंड महसूस होता है। समझे ना। अब आप रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन समझ गए होंगे, और थोड़ा सा समझ गए होंगे कि इंक्लिनेशन की वजह से अपनी धरती होती है ना, इसका जो एक्सिस होता है वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, थोड़ा ऐसे टेढ़ा होता है। ठीक है ना, समझे। तो ये अपनी होती है रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। अब हम है ना आगे की चीज़ को देखेंगे जो अगली क्लास में देखेंगे, लेकिन चलो थोड़ा सा आपको बता दूं कि इन दोनों को अब हमने देख लिया। इन दोनों के बाद अब हमें है ना ये देखेंगे कि हमारे भारत के अंदर, हम सिर्फ भारत की अभी बात करेंगे कि भारत के अंदर कौन कौन से मानसून आते हैं। ठीक है ना। तो देखो भारत के अंदर मानसून की बात करें तो इन इंडिया
इन इंडिया, ये तो ज़्यादा हो गया, इसे नीचे करो। इंडिया में आती हैं 2 मॉनसून, एक होता है समर मॉनसून, जिसे हम कह सकते हैं समर सोलिस्टिक, और समर मॉनसून को और क्या कह सकते हैं, सदर्न वेस्टर्न मॉनसून। सदर्न वेस्ट मॉनसून, ठीक है ना, ये हमने देखा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि है ना, ये मॉनसून तो ठीक है। अब अगला कौन सा है, विंटर मॉनसून। अगला है विंटर मॉनसून। तो देखो विंटर मॉनसून के बारे में अब देखते हैं। विंटर मॉनसून, और विंटर मॉनसून है ना, वो होता है, उसे दूसरा नाम देते हैं अपन विंटर सोलिस्टिक, और इसे एक नाम वो दे सकते हैं जो है अपना ईस्टर्न, सॉरी, नदर्न ईस्ट मॉनसून। नदर्न ईस्ट मॉनसून, ठीक है ना, समझ गए आप लोग। ये 2 तरह के मॉनसून हम देखेंगे, और इसमें हम देखेंगे कि भारत के अंदर कैसे बादल आते हैं, कैसे बादल जाते हैं, किसके थ्रू, थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेले के थ्रू। थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेले ने हमको बताया कि है ना, कैसे बादल आते हैं, कैसे बादल जाते हैं, कैसे बारिश करते हैं, और किस तरह से इनकी डायरेक्शन होती है। तो चलो अब अपन ये क्लास को कल करते हैं, अगले अगले पार्ट में करेंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब में बिल्कुल ना चूकें, और साथ में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि मैं हूं आपके साथ और आगे भी आपके साथ बना रहूँगा। मेरा नाम लोकेश पाराशर। तो हर दिन आपका स्वागत होगा, हर दिन आपके लिए वीडियोस डलेंगी, और ट्राई करेंगे कि आपको जो कुछ समझाएं अच्छे से समझाएं। लेकिन फिर भी अगर गलती से मुझसे कोई डाउट रह जाए तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए आप मुझसे वो डाउट पूछिएगा, वो क्वेरी करिएगा, और मैं आपको बताऊंगा कि है ना वो क्वेरी का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, धीरे धीरे हम अपनी जो सेटअप है उसको इंक्रीज करते करते ऐसा कर लेंगे कि आप लोगों को है ना, जो अभी मेरे पीछे एक नॉर्मल सा फोल्डिंग बोर्ड दिख रहा है, उसको इंक्रीज करके एक बढ़िया सा बोर्ड बनाकर, मतलब बोर्ड लाकर और सब कुछ सेट करके आपको एक इंटरेस्टिंग वाली स्टडी कराया जाए। ठीक है ना, तो चलिए अभी आप साथ दीजिए और बने रहिए हमारे साथ अंत तक। मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय बाय, गुड नाइट।